हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार हमारे साथ नहीं है। आज हम बात करेंगे पीटीआई के फ्लैगशिप मंसूबे जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट, जिसको बीआरटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेट्रो बनी थी इस्लामाबाद में और लाहौर में, उसके मुतबादिल के तौर पे कहा जा रहा है कि ये असली ते वड्डी मेट्रो जो है ये बनाई जाएगी। बने ही चली जा रही है। ये शुरू हुई थी अक्टूबर 2017 में और इसकी जो टाइमलाइन थी वो ये था कि 6 महीने में ये बन जाएगी, यानी अप्रैल 2018 में। फिर ये कहा गया कि इलेक्शन से पहले शायद ये बन जाए, मगर ये सिलसिला बढ़ता चला गया और जुलाई में पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया अपने जो बीआरटी वालों को, साथ ही नैब को भी हुक्म दिया कि आप भी चेक करें कि क्या हो रहा है। नैब ने इंक्वायरी भी की, वो इंक्वायरी अभी तक सामने नहीं आई। बहरहाल अब ये ऐलान किया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कि अगले माह यानी मार्च और 23 मार्च को पूरी कोशिश है कि इस मंसूबे को खोल दिया जाए। इसके जो अखराजात है इस मंसूबे के, वो शुरू में 49 अरब बताए गए, कहीं 41 अरब भी आया, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 49 अरब थे जो अब तकरीबन 69-70 अरब पर पहुंच चुके हैं। एक और प्रेस रिलीज़ भी आई थी गुज़िश्ता माह फ्रांस की हुकूमत की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि 130 मिलियन यूरो जो है हमने कर्ज़े के तौर पर दिए हैं इस मंसूबे के लिए। फ़र्दर क्या इससे कॉस्ट एस्केलेट होती है या नहीं। बहरहाल इस मंसूबे में क्या ऐसा हुआ कि इतना डिले हुआ, मिसमैनेजमेंट थी नहीं थी, आज हमारा मौजू यही रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के हबीबुर रहमान साहब, कामरानुर रहमान सॉरी, उनसे हमारे ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर साहब, उन्होंने बात की। तो पहले उनका मौक़िफ़ सुन लीजिए कि मंसूबा क्यों बतदरीज ताख़ीर का शिकार हुआ। सुनिए वो क्या कहते हैं। ये प्लान हमने जो इसका है एक्सपीडिशियस कंप्लीशन के लिए वो तैयार किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। इसमें कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई है और ताख़ीर की कई सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं उस पर अभी तबसरा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो इसमें हमारे पास एडिड फ़ीचर्स थे, उसकी एडिशन से और कुछ अवाम की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो डिज़ाइन चेंजेस थी, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए इसको एक ऐसा मंसूबा बनाया गया है कि इससे पेशावर के तमाम शहरी और पेशावर में आने वाले जितने भी हमारे बाहर से इलाके से जो लोग हैं उनको सहूलत मौजूद हो, वो तमाम सहूलत यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में दी गई है। जो हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको हदायत दी गई हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठ के और कंसल्टेंट के साथ जो इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं उनके साथ बैठ के इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पाया तकमील को पहुंचाने की कोशिश करें। जो एलिवेटेड पोर्शन था हमारे इस प्रोजेक्ट में, उसमें अच्छा खासा इसमें इजाफ़ा हुआ है। ताकाल का जो एलिवेटेड ब्रिज है, जो हमारे पास मेन गैरिजन क्लब के सामने, उसमें इजाफ़ा हुआ है, प्लस हैदराबाद का जो इजाफी एलिवेटेड पोर्शन है। तो ये कुछ वो पोर्शंस हैं, प्लस इसके साथ गुलबहार में एलिवेटेड पोर्शंस जिसने चेंज ऑफ स्कोप किया। हैदराबाद के अंदर भी जो है लोगों की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए एलिवेटेड पोर्शन रखा गया। तो ये सब चेंज ऑफ स्कोप जो है इसकी वजह से इजाफ़ा हुआ है। करेक्शन मैं करना चाहूँगा कि 49.6 बिलियन जो इसका पहले हमारे पास इसका तखमीना था, ये इनिशियली 57 बिलियन था और अब जो तखमीना एक्निक के अप्रूवल के लिए भिजवाया गया है या उनके अप्रूवल के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई है, वो 66.37 बिलियन रुपीज़ है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस तखमीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाए। जब ऑन ग्राउंड प्लानिंग में जो आवाम की तरफ से जो सजेशंस थी, जब उनको कॉर्पोरेट करना शुरू किया गया, तो उसमें हमने ये समझा कि ये जो एडिशनल फ़ीचर्स हैं जो कि आइंदा के लिए मुफीद होंगे,
उसको अभी से प्रोजेक्ट हिस्सा बनाया जाए, ताकि आइंदा फिर इस प्रोजेक्ट में उसको रोकना पड़े और उसमें फिर काम किया जाए। तो उसके लिए कंप्लीट ये जो सहूलत है उसकी बंदिश का ख़तरा था। तो उस मुश्किलात को दूर करने के लिए हमने कहा, ये फ़ैसला हुआ कि वो तमाम की तमाम सहूलियात जो कि आइंदा देनी है वो भी इसी पैकेज में इसी प्रोजेक्ट के अंदर शुरू से ही दे दी जाए। 400 जो कार पार्किंग है वो चमकनी पे, 200 जो है डबगरी पे और 200 हयाताबाद पे। तो ये सहूलत बिल्कुल हम जो है तो आवाम को और पेशावर के लोगों को मुहैया करेंगे। जी, आपने सुना वुसत साहब, क्या सेक्रेटरी साहब का क्या नाम है? कामरानुर रहमान। अच्छा, यार बड़ा जुल्म करते हैं आप लोग जो सहाफ़ी हैं ना, आप जैसे। हाँ। क्या ज़रूरत थी इस बेचारे से इंटरव्यू करने की? इसके पास ये क्या कहे, मतलब वो बेचारा जल्द अज जल्द, अब जल्द अज जल्द का क्या कहे? फिर वो कह रहा है कि कुछ ताख़ीर हुई है। ज़ाहिर है कि अप्रैल 2018 में बनना था, 2019 भी आ गया, कुछ ताख़ीर के अलावा क्या कहे? फिर ये है कि ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जिसकी डिज़ाइनिंग एज यू पे एज यू गो के बेसिस पे हो रही है। कि एक पहले तो होता है ना आर्किटेक्चर में जो पढ़ाया जाता है कि पहले डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है। ये मज़ेदार प्रोजेक्ट है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, अभी तक खुली कचहरी चल रही है। किसी ने कहा यार ये पुल जो है ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा नीचे, चलो जी नीचे कर देते हैं। अगला बंदा आया, यार इसके साथ एक और अगर ना यूं निकाल दिया जाए ना, सीढ़ी जो है वो थोड़ी सी 2 इंच और कर दी जाए, अच्छा जी ये कर देते हैं। कमाल प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, दूसरा बहरहाल जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें ये डिफरेंस ज़रूर है कि इसमें एक साइकिल लेन भी रखी गई है साथ। मैं आपको प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, बहुत कुछ रखा गया है। देखिए वो तो आपको मैंने बताया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है महमूद खान साहब, उन्होंने खासा इजहार नाराज़गी किया। उन्होंने कहा कि ये क्यों इसमें ताख़ीर। अच्छा वो तो हो गई, हाँ अब क्या, कब? अब कह रहे हैं कि 23 मार्च को आप देखिएगा बस वो जो लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं जिन्होंने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, अली अकबर पेशावर के, और वो उनसे पूछते हैं कि अली अकबर साहब आप बताइए कि आपने इसको सारे को फॉलो किया, ये क्या ये फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं इसमें? वालेकुम वर्षिद साहब, वसतुल्लाह साहब ने पहले ही बता दिया कि कुली के चेहरी है और आए और केस दर्ज करें। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में आपको तो इल्म ही है कि गुज़िश्ता 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा प्रोजेक्ट पीटीआई हुकूमत ने नहीं किया था। तो जाते जाते उनका ये था कि ये एक मंसूबा शुरू किया जाए और फिर इसको इंतखाबी मंसूबा था, और 6 माह जब इलेक्शन को बाकी थे तो उनकी परवेज़ खटक साहब की ये सोच थी और कि ये इंतखाबात से पहले मुकम्मल हो जाएगा और इसी तरीके से बल्ले बल्ले उनकी हो जाएगी। ताहम जो रियलिटी है वो ऐसा नहीं है, और उस वक्त के चंद ब्यूरोक्रेट्स ने मिल के परवेज़ खटक जैसे बंदे को इसमें फंसाया, और हमने उन मीटिंग्स में भी बार बार उन ब्यूरोक्रेट से भी बात की और हुकूमत बंदर से भी बात की कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और शुरू में जब ये हुआ तो इनका ये कहना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आपने भी ये बात की, और इनसे हमने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि 1400 मिलियन रुपए जो है वो हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे खर्च की है। ताहम बाद में ऐसा हुआ कि 3 महीने एक पिलर पे लगे, 3 महीने उसको गिराने में लगे, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट का ये हाल है। अब तो इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर वो जारी किया है जिसके अंदर जो है 10 मेजर चेंजेस, यानी जहाँ पे 4 पुल बनाने थे वहाँ पे इन्होंने 2 किए थे तो बाद में 4 करने पड़े, जहाँ पे मतलब 3 ब्रिजेस बनाने थे वहाँ पे इनको 5 करने पड़े। तो एक एक ब्रिज और एक एक चीज़ पे कितना टाइम लगता है। तो बिल्कुल इनकी प्लानिंग नहीं थी और कोई मनसूबाबंदी भी नहीं थी, और इन्होंने ऐसा लिया कि वाकई में 6 महीनों में हो जाएगा, तो वो इनसे नहीं हो सका। बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं और जो है गफलत भी आप कह सकते हैं कि किस तरीके से आपने 6 महीने का टाइम दिया, पूरा खैबर पेशावर को आपने खोदा और वहाँ पर लोगों ने जो तकलीफ़ उठाई और जो मुश्किलात लोगों को सामने आए। तो अभी भी मार्च का जो ये कह रहा है कि हम मार्च तक इसको कंप्लीट करेंगे,
तो हो सकता है कि जो 27 किलोमीटर या 26 किलोमीटर ये जो BRT है उसमें से 5 किलोमीटर का एक सेक्शन ये जो बसें इन्होंने मंगवाई है 20 उनके लिए इफ्तिताह करे और उसको शुरू किया जाए। ताहम ये प्रोजेक्ट जो है ये अब भी साल से ज़्यादा टाइम इसको लगेगा कि इसको मतलब एक पूरा कंप्लीट किया जा सके। अच्छा, इसमें ये बताइए, ये जो अब जिस तरह सेक्रेटरी साहब भी कहते हैं कि 3 हमने पोर्शंस बनाए हैं, बाला हसार से लेकर के और जो है चमकनी से बाला हसार तक, जो पहला ये जो 3 थे, क्या फिजिबिलिटी में इसी तरह दिए हुए थे? फिजिबिलिटी में क्या था? क्योंकि फिजिबिलिटी हम पहले समझेंगे। अब तो खैर फिजिबिलिटी की खिचड़ी बन गई। अब तो किसी को पता ही नहीं है ना कि फिजिबिलिटी ओरिजिनल क्या थी। अब तो ये है कि रोजाना की बुनियाद पे हाँ वो सड़कें निकलनी है इधर उधर। तो ये था। फिर आप बात कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। अभी मैं जा रहा था 2-3 दिन पहले, तो इन्होंने ऊपर जो स्टेशन है एलिवेटेड वो बनाया हुआ है। अब नीचे से उसमें से 2 पिलर लगे हुए, तीसरा पिलर ऊपर स्टेशन बना हुआ है उसके नीचे से तीसरा पिलर दे रहे हैं। तो आप इससे सोचें कि वो जो 2 पिलर्स बने थे उस पर कितने महीने लगे, और अब इनको पता चला कि ये जो स्टेशन है ये मतलब जो है ये कवर नहीं करेगा, नीचे से एक और सहारा दे दिया जाए। अच्छा। तो ये तो मतलब जो है इनका ये हाल है रोज़ाना की बुनियाद पे। और जहाँ तक 3 सेक्शन की बात की तो ये 3 सेक्शन जो है ये फिजिबिलिटी में शामिल थे। ताहम इनको ये इल्म नहीं था कि एक सेक्शन हम बनाएंगे तो रास्ते में जो है वो क्रॉस रोड आएगा, तो उधर हम मतलब जब जाएंगे इनकी फिजिबिलिटी ये थी, रियली एक मजाक है, इनकी फिजिबिलिटी ये थी कि हम जाएंगे तो नीचे से जाएंगे, क्रॉस रोड आएगा, उधर गए तो उनको पता चला कि भाई इधर तो मतलब ब्रिज चाहिए। तो वहाँ पर इन्होंने फिर जाके मतलब जो पूरा चेंज किया और फिर मतलब जो खुदाई की थी वो बंद करनी पड़ी, या कोई पिलर्स बनाए थे वो गिराने पड़े, ऊपर से ब्रिज का इन्होंने सोचा। तो ये जो है इस हवाले से मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो BRT है इसके लताइफ पे अलहदा से किताब भी छप सकती है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। ये तो भारी रैपिड ट्रांसपोर्ट बनेगी। आप रहिए हमारे साथ। हाँ। इसी तरह की दिलचस्प बातें हमें बताते रहिएगा एक वक्फे के बाद। मौजूद ज़ेर बहस है पेशावर रैपिड ट्रांसपोर्ट उर्फ वो जंगला बस के जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि लाहौर में क्या बनाया है ये जो जंगला बस है, ये पिंडी में क्या फजूल बात हो रही है, ये जो मुल्तान में है क्या बन रहा है। अली अकबर ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। अली अकबर साहब, ये जो लाहौर इस्लामाबाद मुल्तान में जो जंगला बस बनाई शरीफों ने, तो इसमें ख़र्चा हुआ नहीं हुआ, बननी चाहिए थी नहीं बननी चाहिए थी, उससे क़तई नज़र चाहे टर्किश कंपनी थी या कोरियन कंपनी थी या चाइनीज़ कंपनी थी, एक कंपनी को पार्टी को प्रोजेक्ट दिया गया, डेट दी गई और उस पर बन गया। ये जो 1.5 साल से लटका हुआ है, जिस 6 महीने में जो मुकम्मल होना था और अब 1.5 साल से लटक गया है ये छींचड़े की तरह, इसमें क्या हुआ? इस हांडी में कितने चम्मच हैं कि ये पक ही नहीं पा रही? हसन साहब बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। इस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जिस कंपनी को दिया गया है सबसे मुतनाज़िया जो कंपनी है, और जिन्होंने कई 1-2 जगहों पे काम किया है, और इस्लामाबाद में भी उनमें जो नकाइस सामने आए थे, और इनके साथ जो है दर्जनों ऐसे ठेकेदार और ऐसे लोग वाबस्ता है जिनको ये जो है किस्तों में काम कर रहे हैं, मकबूल इंसान्स। अच्छा। तो उनके साथ मतलब दर्जनों ऐसे ठेकेदार हैं जिनको एक किस्तों में किसी को मतलब 1 पिलर दिया, किसी को इतना दिया, तो उनके साथ वही लोग हैं और वही मतलब वो काम कर रहे हैं। ताहम मेन प्रोजेक्ट जो है उनके पास है, और जो दीगर जगहों की तरह या हर जगह जिस तरह एक बड़ा ठेकेदार लेते हैं और बाकी सब में मतलब वो डिवाइड करते हैं, तो वो हाल इनके साथ यहाँ भी हो रहा है। अच्छा अली अकबर, तो होता तो अमूमन ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको वक्त पर ना दे चीज़ बना करके,
ज़ाहिर पेनल्टी भी डालते हैं और हुकूमतें इस बारे में खासी स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है तो क्या कोई ऐसी कोई वो बात हुई कि कॉन्ट्रैक्टर से या किसी से आपकी बात हुई है कि भाई क्या मसला क्या है? अच्छा, इस तरह की एक सिचुएशन जो हाँ। है, ये जो पिंडी टू पेशावर मोटरवे है ना, इसमें भी हुआ था कि ओरिजिनली टर्किश कंपनी को करना था, वो भाग गई थी, तो फिर उसके बाद गालिबन FWA ने मुकम्मल किया। तो इस तरह की इवेंचुअलिटी आ जाती हैं। तो यहाँ ठेकेदार को कोई कसने की क्लॉज नहीं थी या क्या हुआ मसला कि वो इनको रुसवा भी करा रहा है और प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं हो रहा? असल में सर, जब खुद ही मतलब गलतियां ज़्यादा हो और ये खुद ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फिजिबिलिटी नहीं थी और मेजर चेंजेस करने पड़े, तो ठेकेदार को तो ये बिल्कुल पकड़ ही नहीं रहा है अभी तक। मतलब जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिनके इतने मसले मसाइल है और कास्ट भी इनकी 20 अरब बढ़ चुकी है और आगे भी मज़ीद खदशा है कि ये जो है बढ़े, तो अभी तक ठेकेदार के बारे में न किसी ज़िम्मेदार वज़ीर ने कुछ कहा, न किसी और ने कुछ कहा, बल्कि ख़ुद ही ये इल्ज़ाम अपने सर ले रहे हैं कि हम इसको मतलब जो आगे वो करेंगे। और जो PDA है तो उनके सपोर्ट इसको कर दिया है और ख़ुद अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि मतलब हमने प्रोजेक्ट दिया हुआ है या हमने डेडलाइन दी है तो हम ठेकेदार से या जिनको जो ठेका अच्छा, हमने तो फिर दिया ये है, बताइए अली अकबर, फिर नैब क्या तलाश कर रहा है इस क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने जुलाई में नैब को हुक्म दिया था, फिर नैब की एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेस रिलीज भी आ गई कि हमने जी छापा मारा है और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है और हमने क्या तलाश कर रहा है? क्या हुआ सर? गुज़िश्ता जब से नैब बना हुआ है मैं ख़ुद भी नैब का रिपोर्टर रहा हूँ, अभी तक उसको फॉलो कर रहा हूँ। और ये जिस तरह आपने कहा कि कुली कचहरी है अभी से, तो ये भी मतलब जो कुली कचहरी रहेगी नैब के लिए। सिर्फ ये है इतना कि अभी जिस तरह उनको कहा गया है कि मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी नैब हुक्काम से और कई उनके पास कई लोगों के शिकायत भी है और वो इन्वेस्टिगेशन भी जो है प्रोसेस में है, लेकिन सिर्फ इस बात तक वो वेट कर रहे हैं कि जो चेयरमैन ने कहा हुआ है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन तक आप जो है ना चढ़े, क्योंकि मज़ीद ताहीर होंगे। अगर अभी इस पे नैब ने हाथ डाला तो पहले ही मतलब जो है वो 6 महीने का मंसूबा 2 साल तक पहुंच गया, फिर मतलब एक जवाब पैदा हो जाएगा कि भाई ये तो नैब ने हाथ डाला हुआ है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये कुली कचहरी ही रहेगी, क्योंकि इसमें जो एक एक चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और नैब इसके लिए तैयार भी है। ताहम इसलिए नहीं चढ़ रहे कि मज़ीद ही मंसूबा जो है वो ताहीर का शिकार ना हो। अच्छा। दूसरी बात वसीम साहब, इस पे ये एक मैं ऐड कर लूँ कि ये मंसूबा बनाया गया था कि आवाम को सहूलत हो इससे, और दूसरा ये कि जैसे आप लोग आए भी है, देखा भी आप लोगों ने कि पेशावर में ट्रैफिक का बुरा हाल है और वो कई एक अरसे से है। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब होगा तो क्या ट्रैफिक का मसला इससे हल होगा, ये देखना चाहिए था। सही है। इसमें वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख लोग जो है सफ़र करेंगे, ऐसा ही है क्या? इनकी फिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि 5 लाख लोग। सर हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है शुमारियात के, लेकिन मतलब जो अपने अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 हज़ार रोज़ाना के हिसाब से कम्यूटर्स होंगे और इनका अंदाज़ा ये है कि ये 3.5 लाख जो है लोग इससे आएंगे जाएंगे 4 लाख तक। और इसको ये आप देख लें कि इन्होंने पहले कहा था कि हम 383 बसेस जो है वो लेके आएंगे, अभी ये आ गए 220 पे कि मतलब 220 में से 20 आ गए और आगे ये मज़ीद जो है क्योंकि कम्यूटर्स है नहीं। और दूसरा ये कि ये 60 फुट जो रोड है इसमें से आपने मतलब जो है BRT के बसों के लिए 30 फुट जो है वो काट दिया, ठीक है। तो आगे मतलब जो है जो लोगों की निजी गाड़ियाँ है जो मतलब जो है वो भी हज़ारों में 50,000 से ज़ायद गाड़ी आती जाती है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? वो मसला तो मज़ीद गंभीर हो जाएगा। पहले 60 फुट रोड था, अब तो हो जाएगा 30 और गाड़ियाँ मतलब उससे कई ज़्यादा होंगी, तो मसला भी इससे हल नहीं होगा, मज़ीद मतलब ट्रैफिक का जो है वो मसला रहेगा। ठीक है अली अकबर, ये बताइएगा कि इसका जो कर्ज़ा है वो 80% से ज़ायद जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक फराहम कर रहा है, तो क्या वो बैंक भी मज़ीद कर्ज़ा दे रहा है? क्या कर रहा है, किस तरीके से? क्या उनकी भी तो ज़ाहिर कर्ज़ा देने वालों की भी तो कोई कंडीशंस होती होंगी ना? अभी तक तो उनका ये है कि जो पैसे लगे जिस तरीके से ये 79 या वो बता रहे तो 60 अरब तक तो दे चुका है
अभी तक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और आगे भी जब हमारी कामरान साहब से ये बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि पैसों का इशू हमें नहीं आएगा, जो कमिटमेंट हुई है तो पैसे प्रोवाइड हमें करेंगे। तो पैसों का इस वक्त जो है वो इशू सामने नहीं आया है। इशू जब ये है तो ये है कि मतलब जो है इसकी बरवक्त तकमील नहीं हुई, और जो रोज़गारी लोग हैं वो ये डॉक्यूमेंट्री कुछ 1 महीना पहले हमने की थी, तो पूरा जो सदर था, जो इसके साथ शोबा बाजार था, लोगों के मतलब करोड़ों के कारोबार से वो ठप होकर रह गए। इसी तरह फिर जब ये रोड यूनिवर्सिटी रोड से जा रहा है, यूनिवर्सिटी रोड में अब दुकान के आगे पाँव रखने की जगह नहीं है, लोगों ने अपने कारोबार जो है वो रिंग रोड पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वो सबसे बड़ा मसला यही है, पैसों का अभी तक कोई इशू बना नहीं है। अभी तक मतलब जो प्रोवाइड कर रहा है डेवलपमेंट बैंक। बहुत शुक्रिया अली अकबर, क्या आपने वैलिड एडिशन वाली गुफ्तगू की है। देखो अब अगर इन्होंने 60 अरब ले लिए ना एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अब इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की जिम्मेदारी है कि ये 60 अरब डूबने से बचाने के लिए वो और कर्जा देगा इंशाल्लाह। और ये टेस्ट ट्रांसमिशन इसकी 23 मार्च को शुरू होने वाली है। 5 किलोमीटर के ट्रैक में वो आनियाँ जानियाँ करेंगे, आनियाँ जानियाँ होंगी। और उसकी फुटेज भी हम इंशाल्लाह चलाएंगे। वैसे तो अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि 27 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट ही चल निकले, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ दुआ है। एक वक्फा ले लें। और अब कुछ बात मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। उन्होंने एक मुलजिम जिसे कि लाहौर हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी, एक लड़के तालिब इल्म आदिल भट्ट को अगवा करके कत्ल करने के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट ने आज नाकाफ़ी और नाक़िस सबूतों की बुनियाद पे असफंदियार को बरी कर दिया। वो अलग बात है कि असफंदियार पिछले 10 बरस से जेल में ही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उन्होंने कहा कि जी इस्तग़ासा इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। जो मजिस्ट्रेट थे कंवर अनवार अली, उन्होंने दुरुस्त कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जब वो इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे। अदालत ने कंवर साहब को 22 फरवरी को तलब कर लिया है कि भाई साहब आके बताइए कि आपने ये फ़ैसला कैसे किया। उसको सज़ाए मौत दे दी मुलज़िम को, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उस सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल के रख दिया। जस्टिस खोसा ने कहा, क्या मजिस्ट्रेट बनाने से पहले इन लोगों को कोई तरबियत नहीं दी जाती? तो वकील जो थे असफंदियार के, उन्होंने कहा जनाब तरबियत तो बिल्कुल दी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि गवाहों के बयानात में तज़ादात को ना एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने देखा, ना लाहौर हाई कोर्ट ने देखा। लगता है कि मुलजिमों की गिरफ़्तारी के बाद गवाहियाँ घड़ी गईं, पुलिस की तफ्तीश नाक़िस है और उसने एक मुखबर की इत्तला पे पूरा जो है ताना बाना बुना और फिर ये साबित करने की कोशिश की कि मुलजिम ने लाश बहा दी है, लेकिन गवाहों के बयानात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। जस्टिस खोसा ने ये पहली बार ऐसा नहीं, मैं सिर्फ 2 चीज़ें इसमें बहुत मज़े की हैं जो जस्टिस खोसा ने, उन्होंने कहा जैसे आपने कहा कि मुखबर की इत्तला पे कि भाई उसने, लेकिन उन्होंने कहा कि एक गवाह इसमें कह रहा है कि जनाब उन्होंने 4 बंदों को उस तालिब इल्म को नहर में फेंकते हुए देखा। दूसरे गवाह के मुताबिक वो 2 बंदे थे, जबकि मुखबिर कह रहा था कि वो अकेला असफंदियार था। जी ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि मुल्ज़िम असली और शहादतें सब नकली होती हैं। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है। जस्टिस खोसा जैसे ही वो आए थे, उन्होंने जनवरी में एक रेप केस था वो पेशावर हाई कोर्ट ने जिसमें फैसला दिया था। रिव्यू पिटिशन की समाअत के दौरान उन्होंने हाई कोर्ट्स पे सबूत नज़रअंदाज करने पे नुक्ताचीनी कही थी और कहा था कि गलत गवाही से एक बेगुनाह सूली पे लटक जाता है। खतीजा सिद्दीकी केस में भी जब लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम शाह हुसैन को बरी कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सज़ा को बरकरार रखा और उम्मीद ज़ाहिर की, ज़ाहिर चीफ जस्टिस खुल के तो नहीं कह सकते, उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि हाई कोर्ट मुस्तक़बिल में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगी। हमारे साथ हैं असद रहीम साहब जो वकील भी हैं और हमारे डॉन कोलीग भी हैं।
असद रहीम साहब, ये जो झूठी गवाही है जिसे जस्टिस खोसा इस कल्चर को बदलना चाहते हैं, तो हकीकत तो यह है कि हमारा सारा अदालती निज़ाम में इंसाफ ही झूठी गवाही पे खड़ा हुआ है। तो अगर ये पिलर इधर उधर हुआ तो इस निज़ाम का क्या होगा? मेरे ख्याल से जी इसमें कोई शक नहीं है वसत साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी, कि ये बहुत ही संगीन मसला है और हमारा जो अदालती निज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले से मुतासर हो रहा है। आपने बात की आदिल के केस की और उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के केस की, खदीजा केस की, लेकिन इससे पिछले हफ्ते जहाँ से ये सिलसिला कंटिन्यू हुआ है उसमें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने यही फरमाया था। उसमें कत्ल केस पे जिसमें गन शॉट चली थी, एक ही गवाह की शहादत की बुनियाद पे आदमी को सजाए मौत हुई थी, जो कि बाद में अदालत आलिया ने ज़िंदगी भर कैद में कन्वर्ट कर दी थी। तो उसमें जो गवाह साहब थे उन्होंने कहा था कि जो उनकी कोनी पे एक स्क्रैच लगा था वो असल में एक गन शॉट वूंड है। और उसके बाद फिर खोसा साहब ने कहा कि अगर आप वाहिद गवाह हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया था कि आप शहादत देंगे, तो शायद आपको जेल की सज़ा के लिए भी वॉलंटियर करना चाहिए। इस पे जो मुझे हैरत हो रही है वो ये है कि खोसा साहब के इस नुक्ते को उठाने के बाद कुछ हमारे तज्ज़ियाकार हैं जो कह रहे हैं कि कानून साजी होनी चाहिए और इस चीज़ में इस्लाहात लाने चाहिए। कोई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है मुबशर साहब, वसत साहब, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड देखेंगे तो वो तमाम के तमाम कवानीन पहले से ही मौजूद हैं और हर तरह की सिचुएशन को वो केटर करते हैं। बेशक आप किसी सरकारी मुलाजिम को गलत इतलात दें, बेशक आप हल्फन झूठे बयान करें, और अगर आप 193 उठाएं जो एविडेंस से डील करता है, अगर आप किसी ऐसे केस में इस तरह की गलत शहादत देंगे तो वो 7 साल तक सज़ा हो सकती है। जिस बात की खोसा साहब ने जिसका खुद जिक्र किया था वो 194 में फॉल करता है और मैं ज़्यादा उसके लीगल निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इतना ज़्यादा नुमाया है, आपको इतना ज़्यादा बताता है कि ये जुर्म कितना ज़्यादा संजीदा है कि अगर कोई भी गवाह झूठी शहादत दे किसी ऐसी इल्ज़ाम के मुतालिक जिसके नतीजे में आदमी को सज़ाए मौत हो सकती है, तो उस झूठे गवाह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा बनती है। तो ये तमाम जो सज़ाएँ पेनल्टीज़ हैं उनकी फहरिस्त पाकिस्तान पीनल कोड में दर्ज हुई है। अब हमारी अदालत पे है कि इन्हीं नुकात पर अमल दरामद करें। अच्छा असद, एक आसिया बीबी केस में भी जो गवाहान के ऊपर खासा खोसा साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मामला हसास ना होता तो मैं इन गवाहों को जो है ना वो जेल भिजवा देता। तो ये अब सिलसिला ये तो अब हो गया कि हाँ जी ये चल रहा है, इसका सिरा कहाँ से पकड़ा जाएगा या पकड़ा भी जा सकता है या नहीं? क्योंकि देखें यहाँ पे हल्फनामे जमा होते हैं, यहाँ पे कुरान पे हाथ रख के जो है गवाही दी जाती है, तो ये कहाँ से सिलसिला, क्या कोई ऐसा है? अच्छा, और मैं इसमें ऐड करूँगा कि मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन थी असद रहीम के, आपने बताया कि उम्र कैद की सज़ा हो सकती है झूठी गवाही पे। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे वक्फे के बाद इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि फिर अगर इतना वाज़ेह है कानून, तो ये अदालतें, लोअर कोर्ट्स और अदालत आलिया वगैरह जो हैं, ये इसको फिर इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये मसला तो फिर खुद ब खुद इनबिल्ट ही हल हो सकता है। क्यों, क्या रुकावटें हैं, क्या खदशात हैं, क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करती झूठी गवाही के ख़िलाफ़? एक वक्फे के बाद इसका जवाब दीजिएगा प्लीज़। वेलकम बैक। अदालतों में झूठी गवाही की वबा पे गुफ्तगू हो रही है कानूनदान असद रहीम साहब से। असद, ये बताइए कि आप खुद वकील हैं, आपने कितने झूठे गवाहों को सज़ा मिलते देखी है, और जब क्लाजेज़ में सख्त सज़ा मौजूद है तो अदालतें उस क्लॉज को इन्वोक करने से क्यों हिचकिचाती हैं या अवॉइड करती हैं? जनाब, बतौर एक कानून का बहुत ही अदना शागिर्द मैं खुद तो नहीं देख पाया, आई हैव नॉट विटनेस्ड डिसऑनेस्ट विटनेसेस, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए क्योंकि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, एक जो रंग है वो तो है जुडिशल इन्फोर्समेंट की। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ताख़ीर का बहुत बड़ा मसला है, अगर कल को जज साहिबान हर उस वकील पे जो एडजर्नमेंट मांगता है उस पर जुर्माना लागू करेंगे
तो रातों रात आपका जो ताख़ीर का कल्चर है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। उसी तरह झूठी गवाही पे अभी जो 193 194 हमने पढ़ा है पाकिस्तान पीनल कोड का, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जिस तरह अब आसिफ खोसा साहब ने ऐलान कर दिया है कि उसकी एप्लीकेशन होगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जो इससे मेरे ख्याल से जो मैक्रो पिक्चर है वो ये है, पुलिस का दबाव, झूठी गवाही, एविडेंस कलेक्शन, कमज़ोर इस्तगासा, वो सब का सब हमें समझना चाहिए और उसमें हमें पुलिस और इस्तगासा के किरदार पे फोकस करना चाहिए कि इसमें इस्लाहात किस तरह लाए जाएं। लेकिन इससे तो ये लगता है जो चीफ जस्टिस ने बार बार ऑब्जर्वेशन दी है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों नहीं देखता। एक आम तासुर यही है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अपने सर से चीज़ें उतारता है और मैक्सिमम सज़ा दे करके वो चीज़ें हाई कोर्ट में आधी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट जा कर के ख़त्म हो जाती हैं। तो जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी ट्रायल कोर्ट लेवल के ऊपर, जहाँ हमें भी पता है, हम वकील नहीं हैं, कि अगर कुछ बनाना हो झूठा कुछ तो जाकर के आप कचहरी में पैसे दे करके बना सकते हैं। तो ये तो जिम्मेदारी ज़ाहिर है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी बात की, इन्होंने भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की। तो जब बुनियाद ही ठीक नहीं होगी तो ऊपर केस आते आते, जैसे असफंदियार के केस में हुआ, 10 साल तो उसके गए ना, उसका कौन मदावा करेगा। मुबशर साहब, मैं तो बुनियाद की बुनियाद पे भी पहुंच जाऊं और ट्रायल कोर्ट से एक कदम पहले जब आप बात करते हैं एफआईआर की, तो और मुझे अफसोस होता है कि हम बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं सुओ मोटोस पे और उस तरह की चीज़ों पे। खोसा साहब के पिछले साल का एक फ़ैसला है, पीएलडी 2018 में रिपोर्ट हुआ है एफआईआर के किरदार के मुतालिक, और उसमें ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए उस फैसले को पढ़ना चाहिए। उसमें ये साफ दिया हुआ है उन्होंने कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, जो अफसर है जो तहकीक करता है, उसका जो किरदार है वो कितना ज़्यादा अहम है। एफआईआर जो है वो आसमानी सहीफ़ा नहीं है। यहाँ समझा जाता है कि हम उसको किसी तरह से प्रोसिक्यूशन के केस में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद फिलफौर हम गिरफ्तारियाँ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एफआईआर सिर्फ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, आप जाते हैं, आप अपना वर्जन बताते हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बाहर मैदान में जाए, हर हाल में किसी तरह से हकीकत तक पहुंचे और उस कहानी के हर रुख को, हर जाविये को सामने रखते हुए खुद डिसाइड करे कि मैंने कौन सी गिरफ्तारियां करनी है, ताकि मुलजिम की जगह वो वाकई में मुजरिम को गिरफ्तार कर सके और फिर उसके बाद उसी इन्वेस्टिगेशन के मेयार के साथ ट्रायल तक पहुंचे। तो जब तक आपकी वो इन्वेस्टिगेशन की और प्रोसिक्यूशन की किरदार नहीं ठीक हो पाएगी तो ट्रायल कोर्ट का क्या कहना सर, और फिर उसके बाद अदालत आलिया का क्या कहना। तो ये चीज़ ट्रायल कोर्ट लेवल पर क्यों नहीं रोकी जाती? जाहिर है ऊपर तो बाद में आती है ना, ट्रायल कोर्ट लेवल पर। अब जब आपको पता है ये बात, तो जाहिर है मैजिस्ट्रेट जो हैं उनको भी पता होगा, तो वो क्यों नहीं रोकते? मैं समझता हूँ जनाब कि इस कल्चर में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी और वो सिर्फ इस तरह हो सकता है कि आपने अपनी एविडेंस को पूरी तौर पे असेस करना होगा। कहना शायद नहीं चाहिए, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट होता है उसको हमेशा ये क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर बहुत बड़ी मिसकैरेज भी हो जाए तो उसको अदालत आलिया दुरुस्त कर लेगी। अदालत आलिया के बाद फिर अदालत उज़्मा भी है जो फिर हतमी तौर पे उसी चीज़ को रेक्टिफाई करती फिरती है। तो इसलिए वो बार बार वही बात करते हैं कि जी शुरू में जो सज़ाए मौत होती है वो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट होती है और फिर उसके बाद आदमी जो होता है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। और अगर आप ये एहतसाब के केसेस में देखें तो फिर बेतहाशा होता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कन्विक्ट करता है, हाई कोर्ट एक्विट करता है, सुप्रीम कोर्ट उस एक्विटल को अपहोल्ड करता है। इस सिलसिले को हमें तब्दील करना होगा कि प्लेनरी जुरिस्डिक्शन, यानी जो आपके ट्रायल कोर्ट्स हैं, अदालतें जो भी है जो अदल व इंसाफ का काम करती हैं, बुनियादी तौर पे वो सही तरह एविडेंस को अप्रेज कर सकें। चले, बहुत शुक्रिया असद रहीम। और इसकी वजह वो साहब ये भी है, ये जो पेंडेंसी है राइजिंग हायर कोर्ट्स के अंदर, उसकी भी बड़ी वजह ये है कि ट्रायल कोर्ट अपनी तरफ से जो है ना खींच के केसेस भेज देती हैं और बाद में एग्जामिन होना ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हायर कोर्ट्स मेरिट्स को ऑफ द केस को एग्जामिन नहीं करती, वो ज़ाहिर है मिसकैरेज को यार जिस अदालती निज़ाम में 19 लाख केस जो हैं मेरे सामने पड़े हों और जजेस इतने ना हों कि 100 साल में भी उन केसों को निपटाया जा सके, तो इस तरह की एरर्स जो हैं फिर मुझे तो बड़े, हालांकि बहुत सीरियस हैं लेकिन बहुत ही छोटी लगती हैं जिस तरह के। लेकिन बुनियाद को ठीक करना तो होगा। बहरहाल क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिए जाए यहीं पे। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।